Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is chapter number 2 Electrochemistry 12th standard. Now the next part 6 I would like to discuss with you. यहाँ पे मैं आपका स्वागत करती हूँ और 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपका नेक्स्ट 6 पार्ट में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. अब हमने इसके बाद पहले डिसकंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली. अब इसकी डेफिनेशन के बारे में और वो तो चीज़ें हो गई, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन का इम्पैक्ट क्या होता है कंडक्टिविटी के ऊपर और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, वो भी देख लेंगे. कंडक्टिविटी जो होती है, इट इज जस्ट यू कैन से द कंडक्टेंस ऑफ, यू कैन से दैट कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. आपको पता है एक 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है सॉल्यूशन का, दैट वन, इसमें अगर आप सॉल्यूशन लेते हो और उस सॉल्यूशन का एक 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें जो कंडक्टेंस होता है, राइट, उसका आप बोल सकते हो दैट इज़ द कंडक्टिविटी. जैसे एक सॉल्यूशन लिया है और उसमें जो आपका जो लिया है कि भाई दोनों इलेक्ट्रोड के जो सेपरेशन का लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 1 cm² होना चाहिए. तो नेचुरली वो हो गया उस क्यूब के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. तो उस पार्ट का जो कंडक्टेंस होगा दैट वन इज़ द कंडक्टिविटी. इसीलिए ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस एंड सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. बिल्कुल सिंपल है. जो कंडक्टिविटी है, जो मैंने आपको बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं. अब कॉन्सेंट्रेशन की बात की है तो चलो भाई, अगर हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं पानी वगैरह डालने के बाद, तो नेचुरली डाइल्यूट होने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही. इस वजह से जो आयंस हो गए, नंबर ऑफ आयंस, उनका सॉल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जो नंबर ऑफ आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाएगा, राइट. इसलिए कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगी. तो ये हो गया विथ कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी का. अब हम लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या इम्पैक्ट होता है. वाइल मोलर कंडक्टिविटी जो होती है प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम. आपको पता है कंडक्टिविटी कप्पा and volume of the solution containing 1 mole of the electrolyte. आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी और कोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस ही है. यहाँ पे जब हम 1 मोल पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, राइट, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, उस इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लेते हैं क्या प्रोडक्ट, उसकी कंडक्टिविटी और उसका वॉल्यूम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे. तो नेचुरली ऐसे सॉल्यूशन का जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट, सॉल्यूशन, बट कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी. जैसे ऊपर देखा हमने, हाँ भाई, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी. लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के बाद, मच मोर दैन द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, नेचुरली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. इसलिए मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ध्यान देना. कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में हमने डिफरेंस देखा कि भाई जहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसका जो कंडक्टेंस मेजर करते हैं उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं. जबकि कंडक्टिविटी में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन का ही होता है कंडक्टेंस. लेकिन कंडक्टिविटी में क्या होता है, जैसे डाइल्यूशन करते हैं तो आपको पता चला कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो हो गए पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो गए. मोलर कंडक्टिविटी में प्रोडक्ट किसका है, आप देख रहे हो कप्पा, वो कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का है. चलो तो भाई कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डाइल्यूशन करने के बाद, राइट. लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन वो ज़्यादा है किसके कंपेयरिंग में, डिक्रीज इन कंडक्टिविटी में.
तो नेचुरली एक कम हो रही, इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन इसमें जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा ही आएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है ऑन द डाइल्यूशन। मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पे दो अगर कंसेप्ट है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विद द डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन आपका अगर चेंज होता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, अगर डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई। यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हैं मीन्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही कर रहे हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इसका रीज़न है क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी प्रोडक्ट है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। इवन दो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मच मोर दैन द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी ज़्यादा ही आएगी, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो एक कंसेप्ट आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसमें इतना पॉइंट्स लिखे तो बहुत है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको पॉइंट वाइज लिखना है। मैंने आपको यहाँ पे जो नोट्स भी दी है वो इस हिसाब से ही दी है कि जिससे आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चंस के आंसर जो मैं आपको इस चैप्टर ख़त्म एक्सप्लेनेशन होने के बाद लेने ही वाली हूँ, जैसे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के, तो अभी आप इस चैप्टर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी चालू करने वाली हूँ, जो एनसीईआरटी बेस और सीबीएसई बेस दोनों चीज़ें होगी। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने इन जनरल में डिस्कस कर लिया दोनों का, लेकिन अब मोलर कंडक्टिविटी का हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिस्कशन करते हैं। क्या चीज़ होती है उसके लिए देखेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी मैंने बोला था, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप डालते हो पानी के अंदर तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन and reaches a certain limiting value when the dilution infinite means concentration approaches 0। देखिए, पहले मैं अगर एक कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले रही हूँ, तो अगर उसके अंदर मैं वाटर डालती हूँ तो उसका डाइल्यूशन करती जाऊँगी, तो नेचुरली ऊपर जैसे हमने देखा ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, स्लोली इंक्रीज हो जाएगी। आप जितना उसका डाइल्यूट करते जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली 0 होता जाएगा, राइट। मतलब ज़्यादा डाइल्यूट करने के बाद नेचुरली वो पूरा कॉन्सेंट्रेशन 0 ही हो जाता है, मीन्स डाइल्यूशन इन्फिनाइट होता जाएगा। तो आपका ये जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है एक लिमिटिंग वैल्यू तक आपकी इंक्रीज हो जाती है जब आपका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस 0 हो जाता है। एंड यू फाइंड दैट आपको क्या मिलता है नेक्स्ट, द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब जैसे जैसे आप उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वाटर डाल रहे हो, उसको डाइल्यूट करते जा रहे हो और उसका कॉन्सेंट्रेशन एक 0 अप्रोच होने लगा, मीन्स उसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते जा रहे हो, और जब आप उस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करते हो उसको मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। जैसे देखा लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन इन्फिनाइट डाइल्यूशन जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस 0 तो उसको बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। उसको इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। लैम्बडा एम नॉट दिया है, तो इसके लिए एक इक्वेशन है लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस ए सी स्क्वेयर, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट, जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी बोला जाता है। इन दोनों का रिलेशन आपके लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस ए सी 1/2 या ए स्क्वायर रूट सी ए है। द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन मे बी गिवन बाय द अबव इक्वेशन, इस तरह से आपको दिया हुआ है। और अगर इस इक्वेशन नंबर 1 है उसकी मैं अगर कंपेयरिंग करती हूँ किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, दिस इज द लीनियर इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। y इज इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन का इक्वेशन है, राइट, जो ओरिजिन में से पास नहीं हो रही है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, c इज द y इंटरसेप्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
और ऊपर वाले इक्वेशन लैम्बडा एम इज इक्वल टू माइनस ए सी ए स्क्वायर रूट सी प्लस लैम्बडा नॉट एम। अब इन दोनों का कंपेयरिंग करेंगे तो एम स्लोप ऑफ दैट वन इज इक्वल टू माइनस ए, और आपका जो y इंटरसेप्ट c है वो लैम्बडा नॉट m आएगा, राइट। तो अगर आप उसकी कंपेयरिंग करते हो, अगर यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे y वर्सेस x मीन्स लैम्बडा m y एक्सिस पे लेंगे और स्क्वायर रूट c x एक्सिस पे लेंगे। अगर हम प्लॉट करते हैं लैम्बडा m दैट वन अगेंस्ट अंडर रूट c, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका y इंटरसेप्ट होगा लैम्बडा नॉट m, मैंने आपको पहले ही बताया था, और स्लोप मिलेगा माइनस ए। ओके, अब ये हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो जो वैल्यू ऑफ ए होती है कोई भी दिए गए सॉल्वेंट और उस टेम्परेचर की, जिस टेम्परेचर पे हमने वो सॉल्वेंट को लिया है, और जो वैल्यू ए होती है वो किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है उसके ऊपर डिपेंड होती है। मतलब ए वैल्यू जो है दैट वन माइनस ए इज द स्लोप एंड हियर ए इज डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट। मतलब the charges on the cation and anion produced on dissociation of the electrolyte in the solution। अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है जब वाटर के अंदर उसको सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे और जो भी टेम्परेचर आपका होगा, राइट, उस टेम्परेचर पे उसको सॉल्वेंट में डालने के बाद जितने भी नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायन वो इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता है उस पे आपकी ए की वैल्यू डिपेंड होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो 1,1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड है तो 1s2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, मैग्नीशियम सल्फेट है तो 2s2, और एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो 1s3। क्योंकि देखिए सोडियम में एक ही है Na+ और Cl-, कैल्शियम में +2 की कंपेयरिंग में 2 क्लोरीन है इसलिए 1s2। जब मैग्नीशियम में +2 है और सल्फेट भी -2 है इसलिए 2 टाइप है, जबकि एल्यूमिनियम +3 है उसके कंपेयरिंग में -3 आपके 3 क्लोरीन है इसलिए 1s3 इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो इस तरह से आपका एक मोलर कंडक्टिविटी का दिया हुआ है। अब थोड़ा सा आगे का हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिस्कस किया कि भाई इस तरह से होता है, राइट। जिससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने दिखाया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, देख लीजिए KCl दिखाया है लैम्बडा m वर्सेस द अंडर रूट c। तो आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे ये जो आपका y इंटरसेप्ट है दिस वन इज योर लैम्बडा नॉट m वैल्यूज है आपकी, राइट। और ये जो आपका होगा दैट वन इज योर स्लोप होगा। देखो दिस वन इज इक्वल टू स्लोप -a, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है आप देख लीजिए इसलिए वो -a दिया है, राइट। इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट डिसोसिएट टू मच लेसर एक्सटेंट एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट आप पानी में डालोगे तो कब डिसोसिएट होता है? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंपेयरिंग करें। और जब उसके लिए हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं लैम्बडा m वर्सेस अंडर रूट c, तो वो बहुत बड़ा आ रहा है। देख लीजिए ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दैट इज़ वेरी सो मच लार्ज and so much that we cannot obtain molar conductance at infinite dilution। इतना बड़ा है आप देख लो यहाँ पे कि हम उसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे उसका मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इस तरह से अगर आपको आता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर द विथ कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमने देख लिया, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इतना बड़ा ग्राफ आ रहा है कि हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज़ द कोलॉर्स लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब इस लॉ का क्या यूज़ है, क्यों इसको यहाँ पे डिस्कस किया है, उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन पहले व्हाट इज़ द कोलॉर्स लॉ वो हम देख लेते हैं। क्या होता है भाई कोलॉर्स लॉ? तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द कटायन एंड अनायन। मोलर कंडक्टिविटी कब का हम बोल रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन उसको निकालने कैसे? जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा नॉट m उसको निकाले कैसे?
तो भाई जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज़ होती है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है कि जितने भी आयन से वो इलेक्ट्रोलाइट बना है उन पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स के आयनिक मोलर कंडक्टिविटी का समेशन, लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी का समेशन वो होगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। The limiting molar conductivity of an electrolyte can be expressed as, उसको एक्सप्रेस करना है तो सम होगा, मतलब एडिशन होगा, प्लस होगा किसका, ऑफ लिमिटिंग वैल्यूज, लिमिटिंग किसकी लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज वैल्यूज ऑफ द कटायन एंड अनायन। ये है कोलॉर्ड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँगी जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया है, जैसे देखिए इस लॉ को हम अप्लाई करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लैम्डा नॉट एम वैल्यू मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज, किसके लिए, KCl के लिए। तो KCl दो आयन से बना है, एक कटायन K प्लस और अनायन Cl माइनस। तो अगर इस लॉ को अप्लाई करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ potassium chloride can be expressed as the sum of the ionic molar conductivities of K plus and Cl minus। सम दिख रही है आपको, सम ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस, इन दोनों का सम आएगा, दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। इन जनरल में अगर मैं if an electrolyte dissociate give mu plus cation and mu minus anion, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट आपको mu प्लस और mu माइनस कटायन अनायन देता है तो उसके लिए अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिया है, देख लीजिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज इज गिवन बाय लैम्डा नॉट m, देख लीजिए, mu प्लस लैम्डा नॉट प्लस म्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस, जहाँ पे लैम्डा नॉट प्लस और लैम्डा नॉट माइनस ये लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं कटायन और अनायन के लिए, राइट। और स्टोइचोमेट्रिक फैक्टर है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि म्यू प्लस और म्यू माइनस क्या होता है तो देख लीजिए, वो एक स्टोइचोमेट्रिक फैक्टर्स है, कितने नंबर ऑफ कटायंस है, कितने नंबर ऑफ आयनायंस है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, इन सब के बारे में बताया मैंने। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड में देख लो, लैम्डा नॉट Mg प्लस प्लस कितने क्लोरीन है 2, मतलब दिस इज द म्यू माइनस, स्टोइचोमेट्रिक फैक्टर आया, एंड लैम्डा नॉट Cl माइनस, राइट। एल्यूमिनियम सल्फेट में भी देख लीजिए, एल्यूमिनियम का दैट इज म्यू प्लस कितना है, स्टोइचोमेट्रिक फैक्टर 2 है, जबकि सल्फेट का कितना है, म्यू माइनस 3 है, तो 2 लैम्डा नॉट Al प्लस 3 lambda naught SO4 minus 2. This is the, you can say, Collard's law application for strong electrolyte. So Collard's law can be, you can explain that the limiting molar conductivities of a strong electrolyte is the expressed as the sum of the what, ionic molar conductivity of the cation and anion, राइट। दिस तरह से हमने दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ। अब हम लेते हैं कोलॉर्ड्स लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एज वी लर्न दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय प्लॉटिंग लैम्डा नॉट लैम्डा m वर्सेस √c। अभी हमने टॉपिक देखा था कि जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया लैम्डा m वर्सेस √c फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें एक बहुत लार्ज ग्राफ मिल रहा था जिसमें हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन कोलॉर्ड्स लॉ की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एप्लीकेशन है कोलॉर्ड्स लॉ का। क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ कोलॉर्ड्स लॉ वी कैन फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो एक एग्जांपल लेती हूँ। हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, हमें पता है एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड इट इज ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज व्हेन वी पुट एसिटिक एसिड इन वाटर इट डिसोसिएट वेरी पार्शली लेस, इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक एसिड इज इक्वल टू कोलॉर्ड्स लॉ के हिसाब से इट इज द समेशन ऑफ द
लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट एंड H प्लस आयंस, राइट। ये दोनों का सम आएगा कुलर्स लॉ के हिसाब से। अब दिस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय द नॉलेज ऑफ लैम्बडा एम नॉड एम वैल्यूज यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग। अब ये इक्वेशन लाना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तीन हमारे अलग अलग, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोरिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम ये इक्वेशन ला सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोलर्स लॉ के हिसाब से हम लिखेंगे, लेकिन डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ हम नहीं लाएंगे, हमारे पास है भी नहीं, मिलती भी नहीं हो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट एंड H प्लस नहीं मिलती है, तो उसको लाना है तो हम उसके लिए मदद करेंगे तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, HCl, NaCl और सोडियम एसिटेट। तो चलो भाई, उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख लेते हैं। लैम्बडा नॉड एसिटेट, सोडियम एसिटेट के लिए लैम्बडा नॉड एसिटेट प्लस लैम्बडा नॉड Na प्लस, HCl के लिए भी है और NaCl के भी लिए लिख लिया, H प्लस Cl माइनस Na प्लस एंड Cl माइनस। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट इट। कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी हैव टू जस्ट राइट डाउन बाय कोलर्स लॉ। हमने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, एसिटिक एसिड के लिए लैम्बडा नॉट एसिटेट प्लस लैम्बडा नॉट Cl माइनस, राइट, ये हम H प्लस, सॉरी, लैम्बडा नॉट H प्लस। तो उसको लाना है तीनों की मदद से। कैसे लाएंगे, पहले हम लिखेंगे सोडियम एसिटेट का प्लस, उसके बाद HCl का और बाद में सोडियम क्लोराइड का। क्या करेंगे, मैं इन दोनों की मैं सम कर रही हूँ, सोडियम एसिटेट और HCl, इन दोनों की मैं सम करूँगी, राइट, और माइनस सोडियम क्लोराइड करूँगी। आप देख लीजिए मैंने क्या किया, सोडियम एसिटेट और HCl दोनों का जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उनका मैंने दोनों का प्लस किया, माइनस दिया इसको। क्यों ऐसा किया, इसका रीज़न है, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे Na माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। बाद में यहाँ पे C प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस आएगा इसकी वजह, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। वन, देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, Na प्लस Cl, उसके बाद आपका ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या, CH3COO माइनस और H प्लस। और यही चीज़ हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट है, हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl है और सोडियम क्लोराइड है। क्यों, क्योंकि दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हमारे पास दिस वन वी डोंट हैव। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू का हम, जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों की वैल्यू का हम प्लस करेंगे और इसमें से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू को माइनस कर देंगे और हमें इस तरह से मिलेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। मतलब दिस is the use or application of Collard's law for calculation of limiting molar conductivity of the weak electrolyte। इसी तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। जैसे सिमिलरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड। तो उसके लिए फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा C लैम्बडा नॉट, जहाँ पे लैम्बडा C है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और लैम्बडा नॉट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू है, राइट। तो ये दोनों चीज़ों से हम निकाल सकते हैं। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है, जैसे इन जनरल में हम देखते हैं K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हमारे पास है। इसमें हमें सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू डालनी है, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट स्क्वायर 1 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट। आप C भी लिख सकते हो, राइट। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में अगर C नहीं लिखा तो भी, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है C लैम्बडा स्क्वायर अपॉन यू नो दैट लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा। ये कैसे सॉल्व किया, इसके लिए बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे K इज इक्वल टू C लैम्बडा स्क्वायर अपॉन लैम्बडा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे नीचे लिया मैंने 1 लैम्बडा, एक क्रॉस किया मैंने,
लैम्बडा नॉड माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट। देख लीजिए k इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा c लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा नॉट स्क्वायर, इसको उल्टा कर देते हैं, लैम्बडा नॉट अपॉन लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा। देखो एक स्क्वायर है, एक चला जाएगा और ये बचा ऊपर है और ये है एक बचा हुआ और ये लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा। इस तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड share to maximum students, and please give me response for any questions. If you want any suggestions, please give me that one in comment box. If you have any doubt, please ask me. Thank you. You are most welcome.